हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बीना की वलीमे की तकरीब बहुत ही बड़े बैंक्वेट में बड़े पैमाने पर हो रही थी। हर फील्ड से ताल्लुक रखने वाला इस वक्त मिस्टर जुबैर मलिक के वलीमे पर मौजूद थे। मीडिया भी आज फुल कवरेज दे रहा था। बीना का सर मस्जिद फहर से बुलंद हो गया था। आज तो वो अपने बहन भाई और माँ को भी कम ही मुँह लगा रहे थे। आज उसके अंदाज से निराले थे। उसे लग रहा था उसने मलिक जुबैर को न सिर्फ तस्वीर का लिया था बल्कि उसका सब कुछ अपने नाम भी का लिया है। कस्बा से मिलकर स्टेज से नीचे उतर आई थी और तब भी उसकी नजर ईरम पर जा ठहरी थी, जो कि एक लेडी के साथ खड़े थे। ईरम थोड़ा घबरा रही थी और कस्बा जल्दी से उस तरफ बड़ी के किसी से पूरी तरह से टकरा गए थे। आई एम सॉरी मैम। वो वेटर था और ड्रिंक का पूरा गिलास उसके ऊपर गिरा था। वो चाह कभी उस पर गुस्सा नहीं कर पाए थे। बाथरूम कहाँ है? उसका सॉरी नजरअंदाज करती वो उससे लेटेस्ट बाथरूम का पूछती इस तरफ बढ़ गई थी। अपनी सफेद रंग की कामदार मैक्सी को साफ करती वो खुद को आईने में देखती मुस्कुराए थे। एला, तू मेरी सूरत अच्छी बनाई है, मेरा इलाक भी अच्छा बना। दिल ही दिल में कहती वो वापस बाहर निकली थी। मैम। वही वेटर उसके जनाब वापस आया था। अब वो बहुत ही घबराया हुआ था। वो रुक गई। मैम, ये पार्सल आपके लिए। वो उजलत में कहता वो उसे एक पैकेट थमा कर निकल गया था और कस्बा मुंह देखती रह गए थे। ये किस चीज का पैकेट है? कस्बा ने उल्ट पलट करके देखा था लेकिन कुछ समझ न आया। वो सर झटकती वो इन पर साथ लिए हुए हाल की जानब बढ़ गई थी। पैकेट हाथ में ही थामे रखा था। कस्बा को कोई जल्दी ना थी कि उसे खोलकर देखे। आज मिस्टर जहां उसे नजर नहीं आए थे, शायद वो आए ही ना थे। यह सरफराज मामू भी फिर से गायब हो गया। न जाने मसला क्या है उनका। वो सोच में पड़ गई थी और फिर काल मिलाई जो जा तो रही थी लेकिन अगले ही पार मोबाइल ऑफ कर दिया गया था। या अल्लाह खैर। वो दिल ही दिल में सरफराज की सलामती की दुआ करती कि तैमूर उसे दिखता हुआ उस तक आम पहुंचा। कैसी हो ब्यूटीफुल, लुक नाइस। तैमूर की तारीफ पर कस्बा ने दांत को झुकाया। कोई काम था क्या? रूखेपन से कहा। कुछ खास तो नहीं, बस एक बात कहनी है तुमसे। अम्मी अब्बू रिश्ता लाएंगे 1-2 दिन तक, तो इनकार मत करना, अपनी रजामंदी दे देना। तुम मुझे धमकी दे रही हो? कस्बा को उस पर सख्त गुस्सा आया था। जो भी समझ लो, यही सच है। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। वो पुरएतमादी से कहता कस्बा को जहर लगा था। अपनी राह लो मिस्टर तैमूर, इस फूश फैमिली से निकल आओ, जीना आसान हो जाएगा। कस्बा उसे तंजिया कहते हुए वहां से आगे बढ़ गए थे, जबकि तैमूर दिल ही दिल में उसकी अदाओं को सोचता हुआ मुस्कुरा दिया था। बड़ी गुल ने कितनी मुश्किल से दुल्हन का लिबास सेबे तन किया था ये वही जान रही थी, लेकिन अब भी उसका जी चाह रहा था कि वो लिबास उतारकर आग लगा दे। अम्मा उसे लेने आई तो उसने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन बरहान को अपने रूम में आना पड़ा था, जहां वो तैयार हुई थी और आईने में अपना आप देखने में इस कदर मगन थी कि बरहान के आने का भी उसे पता न चल सका। लगता है हर बात तुम्हें अलग जुबान में समझाना पड़ेगा। उसके दो अच्छा रूप से नजर चुराते हुए सख्त गिर लहजे में बोला था। वो उसकी जानब झटके से मुड़ी। आप कौन सी जुबान इस्तेमाल करने का इरादा है? वो न जाने क्यों तला हुई थी। अचानक से उठो और बाहर चलो। काबी तुम्हारी वजह से वलिया की ग्रैंड पार्टी मुलतवी की थी। आज घर में फंक्शन अरेंज है। सिर्फ तुम्हारी इस नाजुक तबीयत का ख्याल करके मेरी बात को इग्नोर मत क्या करो, वरना मेरी तबीयत खराब हुई ना तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी। बरहान तुम। उसके मुद्दे मुकाबला आई थी कि उसकी कलाई को सख्ती से बरहान ने जकड़ते हुए झटका देकर उससे करीब किया था। अब अगर एक और भी तुम मेरे किसी फैसले के खिलाफ गई तो तुम्हारी सांसें खींच लूंगा और तुम्हें उफ तक करने की मोहलत भी नहीं दूंगा। बरहान सख्ती से कहते हुए उसका घूंघट ठीक करते हुए इस वक्त परी को बहुत ही बुरा लगा था। कोई तमाशा नहीं समझे तुम, चलो अब। धीरे मगर सख्त लहजे में कहते हुए परी गुल को लिए बाहर आया। हाल में एंटर होते ही सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। एक स्पॉट लाइट थी जो कि दूल्हा दुल्हन पर फिक्स थी। मध्यम आवाज में गानों के बोल कानों में पड़ रहे थे और बरहान ने परी का हाथ मजबूती से थामा था, जो कंधे ठंडा हो चुका था, इसलिए कदम बाकदम आगे बढ़ा। स्टेज पर पहुंचते भी अच्छी खासी आतिशबाजी हुई थी। इस लम्हे इतना शोर बरपा हुआ कि काम में पड़ी भी आवाज भी सुनाई ना दे रही थी। ऐसे में बुरहान के नंबर पर किसी के कॉल आए थे जिसे वो उठा ना सका। उसे इतनी गहमा गमी से परी ने घबरा कर खुद बुरहान का हाथ मजबूती से थमा और बुरहान ने रुख मोड़कर इस जालिम हसीना को देखा जो अभी भी घबराई सी छुई मुई सी उसके साथ जुड़ी हुई थी। बेएहतियात मुस्कुराहट ने लबों को छुआ। इसी लम्हे अचानक से फायरिंग शुरू हो गई और सभी लोग हवा से बहाता हो गए। परी गुल का चेहरा लट्ठे की मार सफेद हो गया था। फजल। बरहान ने अपने सबसे करीबी सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलवाया जो कि सिक्योरिटी का हेड था। जी सर। वो सबको अपनी पोजीशन पर रहने का बोला था और बरहान के बुलावे पर अंदर आया। क्या हो रहा है सब? बरहान गुस्से से बोला जबकि फायरिंग अभी भी हो रही थी। बेफिक्र नहीं, वो अंदर नहीं आ सकते। सिक्योरिटी बहुत ही सहत है। वो हमारे आदमी दुश्मन का कलम कल्ला कर देंगे, कल्ला कम करके ही दम लेंगे। फजल ने मुतमिन अंदाज में कहा। मुझे वो लोग चाहिए जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? मुझे फौरन जाना है। जी हुक्म। वो बाहर हर तरफ जाना पड़ा। सबके चेहरे पर खौफ और हरास था। इस इस्लाम में अचानक से लाइट साफ हुई थी और वो जो स्टेज से नीचे उतरा बात करता हुआ मुड़ा था। इन लाइट्स को ऑफ बंद अचानक से बंद होता देखकर ठटका। पड़ी दिल एकदम से डूब कर उभरा था। वो मोबाइल की रोशनी में
स्टेज की जन्म तकरीबन भागा था और स्टेज पर उसे कहीं भी परी दिखाई ना देती। परी, उसने पुकारा। सब तरफ देखा लेकिन उसे परी नहीं दिखाई देती। इसी वक्त लाइट ऑन हुई थी और वाकई पर वहां पर परी गुल वहां से गायब थी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैं कस्बा का बुरा चाह रही हूँ, माँ हूँ उसकी, क्या मेरा हक नहीं है उसके लिए कोई फैसला ले सकूं? एक बार फिर से घर में बहस छिड़ चुकी थी। वो ऑफिस जाने से पहले बाप से मिलकर जाती थी, लेकिन उनकी बातें सुनते हुए कस्बा ने अपना आप वहां से हट जाना ही मुनासिब समझा था। वो आपस में बातें करते, कस्बा को वहां पर जाना मुनासिब न लगा। यही बात मुझे बुरी लग रही है तस्लीम बेगम, अगर इतना अच्छा लग रहा है तैमूर आपको, तो इरम का रिश्ता कर देना, कस्बा है क्यों? शेर साहब भी बढ़ के, ये हमारे माँ बाप हमारे बीच फर्क क्यों कर रहे हैं? कस्बा का दिल किसी अनहोनी के साथ से दरकार कर देती, इरम का ही कर देती, लेकिन उन्होंने मांगा ही कस्बा को है, तो अपनी बेटी कैसे प्लेट में सजा कर दे दो कि कस्बा नहीं इरम को कबूल कर लो। तस्लीम बेगम गुस्से से बोली। उनके लिफाफ पर कस्बा दम सौदे खड़ी रह गई थी। उसे लगा वो जल्जलों की जद में आ गई हो। यही बात मुझे आपकी तकलीफ देती है तस्लीम बेगम। मैंने कभी इरम को सतीलेपन का एहसास नहीं होने दिया और आपने हमेशा हर मौके पर मेरी कस्बा को सतीलेपन का एहसास दिलाया है। शेर साहब दुख से बोलते और कस्बा ने मुंह पर हाथ रखे अपने आंसू का गुल्ला घोंटा। मैं अगर अपना सब कुछ भी निशावर कर दूं ना आपकी औलाद पे, तब भी आपको मुझसे यही शिकायतें खत्म नहीं होने। तस्लीम बेगम ने मुंह फैलाकर कहा था। अम्मी, अचानक से कस्बा की पुकार पर वो दोनों चौंके। आप जहाँ चाहें जिससे चाहें मेरा रिश्ता कर दें, मुझे कोई भी इतराज नहीं है, कस्बा ने नहायती संजीदगी और पुख्ता लहजे में कहा था। और शेर साहब उसके चेहरे से समझ गए थे कि वो सब बातें सुन चुकी है। तुम सच कह रही हो? तस्लीम बेगम ने हैरानी और खुशी की मिलीजुली कैफियत से पूछा। जी, आप मामू को हाँ कह दे, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। वो अब भी संजीदगी से बिना किसी तासर के कहती वहां से बाहर निकलते चले गए थे, जबकि तस्लीम बेगम बहुत ही खुश दिखाई दी। बरसों बाद उनके दिल की मुराद बढ़ आने वाली थे। आंखों को रोने से मना किया, लेकिन दिल का क्या करते जो इस जुल्म पर रो रहा था। वो नैनू ने भी शिद्दत ज़ब्त के बावजूद एक अश्क बहा दिया। अंदलीब अपने शोहर के हमरा इरम के घर पहुंची। मुश्तबा आज ही वापस लौट रहा था और अंदलीब उसे लेकर इरम का घर आम पहुंचे। वह हर हाल में रिश्ता पक्का करना चाहती थी। हथेली पर सरसों जमा रही थी। आंटी, अब बस हमें इरम दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अंदलीब उनके एतराजात सुनते हुए मुस्कुराती हुई बोलती और कस्बा ऑफिस में थी, जबकि आज इरम ने तस्लीम बेगम के कहने पर यूनि से छुट्टी की थी और इस पर वह जोहान को लिए हुए बागीचे में बैठी उसे हल्की फुल्की बातें कर थे। जोहान काफी शॉर्ट बचा था। उसके साथ बातें करते हुए इरम का वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। उसे यह बच्चा बहुत ही बाया था, जो कम पेश अपने मामों की ही काबिल लग रहा था, लेकिन एक फर्क था, ये बच्चा हंसमुख था। आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। एक खामोश नजर शोहर पर को देखा। हम भी तो मिलना चाहेंगे ना मुस्तफ़ा बेटे से, ताकि हम भी। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? आप जब चाहे जिस वक्त चाहे आप हमारे घर आए, हमें खुशी होगी। अदलीब ने उनकी बात काटते हुए खुश दिली से कहा था। बल्कि आप कल ही आए, अम्मी और बाबा जाने से भी आप मिल लें, ताकि कोई भी किसी किस्म का कोई एतराज बाकी ना रहे। अब यकीन जाने, मेरी अम्मी अब्बू से मिलकर आपको बहुत ही खुशी होगी। और मुस्तफ़ा तो हीरा है, हीरा मेरा भाई। जब आप उसे मिलेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि वाकई आपने दामाद के तौर पर किसको चुना है। अंदलीब कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी, ये जाने बगैर कि आने वाले वक्त में उसके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली थी। बेगम, बी पेशेंस, मुश्तबा ने धीरे से टोका। जी जरूर, आप ये समोसे लेना। तस्लीम बेगम ने मेहमान नवाजी निभाई। मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी तो शेर साहब उठ खड़े हुए। मेरी नमाज का वक्त हो गया, फिर मुलाकात होगी, संजीदगी से कहते हुए शेर साहब उनका जवाब सुने बिना बाहर निकल गए थे, जैसे इन दोनों मियाँ बीवी ने महसूस किया था। आंटी, लगता है अंकल को हमारा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा। अंदलीब के जो दिल में था वही जुबान पर आ गया। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल आज उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए है, कोई मसला नहीं है, हम बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। तस्लीम बेगम ने उन्हें टाला, जबकि शेर साहब के अंदाज से थोड़ी वो भी परेशान हो गई थी, जो कल से चुप चुप थे। और कस्बा के तैमूर से रिश्ते पर राजी होने पर वो मजीद बातचीत बंद कर चुके थे। जी, बुलाया आपने? कस्बा का उदास और परेशान चेहरा कल से जहां की आंखों के आगे घूम रहा था। वो कल से परेशान और चुप चुप थी, और जहां उसकी खामोशी से बेकुली महसूस कर रहा था। वो जिस मकसद से जहां पर था, वो मकसद भी किसी हद तक पूरा हो चुका था। अब उसे यहाँ से जाना था, और जाने से पहले वो कस्बा से अपने दिल की बात करके जाना चाहता था, क्योंकि उसकी नजर में सच्ची और मुकम्मल मोहब्बत वही थी जो निकाह के बंधन में बंध जाए। और जब मोहब्बत हो ही गई थी और वो उसको पसंद करने लगा था, तो उसका बर्मिला इजहार भी करना चाहता था। ना सिर्फ इजहार, बल्कि वो उसे अपनाना चाहता था। इसलिए उसने आज कस्बा से अपने दिल की बात कहने को फैसला किया। यस मिस कस्बा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जहां ने अपनी सीट से उठते हुए उसके पास आते हुए कहा। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। कस्बा ने बिना उसके जान देखे हुए नजरें झुकाए हुए कहा था, जबकि जहां मसला से उसके चेहरे पर तासा देख रहा था। आई वॉन्ट टू मैरी यू।
अचानक से जहां के लिफाफा कस्बा ने जड़ से पलके उठाते हुए जहां की जानब हैरानगी से देखा। क्या बात है मिस कस्बा, इसमें इतनी हैरानगी से ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? जहां ने उसकी हालत से महसूस होते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर जहां? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अचानक से कस्बा को अपनी हालत गैर होती हुई महसूस हुई। आप मुझे अच्छी लगती है और आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। उसकी सादगी से बोले के अल्फाज पर कस्बा की पलकें लजरी थी और दिल दाड़ मारकर रोया था, लेकिन वो कमजोर ना थी। उसने ये साबित करना था। मिस्टर जहां, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कस्बा का दिल जोरों से धड़का था। इसमें क्या गलत है मिस कस्बा? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात में आपको क्या बुराई नजर आई? वो सीने पर बाजू बांधे पूछता इस बार काफी संजीदा लगा था और कस्बा ने माथे को मसला। उसके घर की सिचुएशन ऐसी ना थी कि वो फिलहाल ये सब अफोर्ड कर सके। ऐसा मुमकिन नहीं है। प्लीज मिस्टर जहां, आप अपने कदम वापस मोड़ लें। दिल की रजामंदी को दबाते हुए वो सख्त के लहजे में बोली, वजह जान सकता हूँ? आपके बार लहजा सहा था। कस्बा को अपने गले में हजारों कांटे चुभते हुए महसूस हुए। मैंने आपके लिए कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरी मंगनी 55 में ही हो गई थी मेरे अपने मामू के घर, और अब शादी भी वही होगी। इसलिए मैं नहीं मानता किसी भी मंगनी को। करीब होते हुए वह सख्त लहजे में बोला था कि कस्बा का दिल लजरा। एक जुनून था उसकी आंखों में। कस्बा को उस जुनून से डर लगा था। मंगनी का रिश्ता कब पायदार हो रहा है? वो फिर से बोला था, लेकिन मेरे लिए मेरे माँ बाप की जुबान और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। इस बार कस्बा ने भी थोड़ा सख्ती से कहा था। शायद उन दोनों के दरमियान मोहब्बत की उम्र ही इतनी थी जो आज वो उसको खत्म कर दी। उसके जवाब पर जहां उसे यकटक देखे गया। ठीक है, आप जा सकती हैं। जान ने पल में फैसला किया था। वो ऐसा ही था, फैसला ऑन द स्पॉट करने वाला। कस्बा ने उसके बाप पर हैरत से देखा था। कहाँ वो जुनूनी हो रहा था और अब कहाँ एकदम शांत हुआ था। कस्बा की आंखों की हैरत जहां से छुपी ना रह सके थे। यू मे गो नो मिस कस्बा, संजीदा और सख्त लहजे में कहते वो वापस अपनी सीट पर जा बैठा था और कस्बा ने उसके जन्म से रूह मोड़ा तो एक आंसू दगा करते हुए उसके गाल पर आन गिरा। मिस कस्बा, वो जिसने कदम वापस बढ़ाए थे उसकी पुकार पर थमी। दिल भी जैसे रुक सा गया था। हिम्मत ना हुई कि पलट कर एक नजर उसको देख सके। वो जानती थी पलटी तो मुजस्सम हो जाएगी। सामने खड़े शख्स की मोहब्बत के हसार को तोड़ ना पाएगी और मोहब्बत को वो इतनी इजाजत नहीं दे सकती थी कि उसे कमजोर बनाए। एक वक्त आएगा, आप खुद चढ़कर मेरे पास आएंगे और इस वक्त का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। अपनी बात मुकम्मल करता वो वापस अपने काम में मसरूफ हो गया था। उसके पापा कस्बा को अपने कदम मन मन के बारे महसूस हुए। उसका जी चाहा कि पलटे उस शख्स की मोहब्बत को थाम ले, लेकिन वो मजबूर थी अपनी माँ के लिए, जिसे वो अपनी सगी माँ समझती थी, जो दर हकीकत सौतेली थी, और इरम उसकी सौतेली बहन। अभी उस दुख से ना निकली थी कि मोहब्बत का दर्द भी दिल में आंस माया। वो ऑफिस की दहलीज पार कर गई थी। अनगिनत हवाब थे, ताबीर कोई ना थी, सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी ना था। वो अंदर के दर्द को अंदर ही दबा गए थे। वो कस्बा अकमल शेर थी। अपने बाप का गरूर, अपने बाप का मान मोहब्बत में टूट गई, लेकिन बाप का गरूर, बाप का मान बचा लिया। और ऐसी लड़कियां दुनिया में बहुत ही नायाब होती हैं जो अपने माँ बाप की हाथ अपने दिल को उजाड़ देती हैं, अपनी चाहत का गला घोंट देती हैं। बहुत बहादुरी वाला काम था जो कस्बा ही कर सकते थे। अंतलिम ने इरम को फोन नंबर हासिल कर लिया था और इसके लिए वो अपने घर आए थे। इरम ने जाने से पहले अपनी वालदा से इजाजत ली थी और कस्बा को साथ ले जाने का कहा, जिस पर तस्लीम बेगम ने उसे मना कर दिया और अकेले ही भेज दिया। यहाँ तक कि बाप से और कस्बा से इस बात का जिक्र करने से भी साथी से मना किया। इरम का दिल नहीं माना, लेकिन वो माँ के आगे मजबूर हो गई थी और अंतलीब के साथ उसके घर चली आई। अंतलीब ने पूरी जिम्मेदारी ली थी, वापस भी खुद छोड़कर जाने वाले थे। जुहान स्कूल था और मुश्तफा ऑफिस। इधर उधर की बातों के बाद अंतलीब मुद्दे पर आई और इरम को बताया कि मुस्तफा तुमसे मिलना चाहता है। पहले तो इरम को हैरत हुई, वो इनकार करने वाली थी, फिर कुछ सोचते मिलने की हामी बढ़े। अंतलीब किचन में खाने पीने के लौजमात लेने गई थी। डाइनिंग रूम में इरम अकेली थी। वो पूरे डाइनिंग रूम का ज्यादा ले थे। खटरे की आवाज पर इरम पलटी थी और अपने सामने एमको को देखकर थोड़ा खौफजदा हुई थी, लेकिन अंगही पर पूरे एतमादी से खड़ी हुई। मिस्टर गैंगस्टर, उसने धीरे से कहा था, लेकिन एमके ने बासानी सुन लिया था। अपनी जुबान को कंट्रोल करो। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे वो बताएं। मुझे अंजलि आपी ने बताया। बहुत अरमान जाग रहा था आपको मुझसे। कितना बोलती हो तुम? माथे पर बार डाले एमके ने उसके पास आते हुए बोला, आपको आपको बिल आता है? वो भी मुंह टेढ़ा करके रूह फेर गई थी। उसके पास आने पर नागवारी से उसको देखा। क्यों मिलना था आपको मुझसे? मिलना तो चाहता था तुमसे, देखना चाहता था कि तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों को फंसा कर। ओ नहीं, या तो हिसाब किताब ही हो रहा। मेरी बहन को अपनी सादगी के जामे फंसा कर तुमने उन्हें अपना गुरीदा बना लिया। लेकिन मेरी बहन मासूम है, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की चालाकियों में आ जाएगी। लेकिन मैं एम के हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कैसे डील करना है तुम लोगों को। चलो कीमत बताओ अपनी। एम के लिफाफा इरम के लब
حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئے تھے۔ ہم مڈل کلاس لڑکیاں بکاؤ نہیں ہوتی مسٹر گینگسٹر، ایک ایک لفظ چھپا کر کہتی وہ اس کو آگ لگا گئے تھے۔ تم مڈل کلاس لڑکیاں امیر لڑکوں سے شادی کر کے اپنی خوبصورتی کو کیش کرواتی ہو، ایم کے بھی سخت لہجے میں کہتا وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ ایرم کی آنکھوں میں آنسو جل ملائے۔ جنہوں نے ایک پل کو ایم کے کا سکون غارت کیا تھا، میں نے یا میرے والدین نے آپ کو یا آپ کی بہن کو کسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا، آپ آزاد ہیں اپنے فیصلے میں۔ ایرم کا دل بھٹا سے ٹوٹا تھا۔ ایم کے نے لب بیچے تھے، میری بہن تمہاری معصومیت کے جال میں پھنس چکی ہے، انہیں اب تمہارے اندر کوئی بھی حامی سرے سے دکھائی نہیں دے گی، اس لیے مصطفیٰ۔ اسے پہلے کہ مصطفیٰ مزید گوہر فشانی کرتا، اندلیب کے اچانک آ جانے پر وہ دونوں چونکے۔ اندلیب نے دکھ سے ایم کے کو دیکھا، وہ اس کے پاس آ کر یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایرم کے بارے میں اندلیب غصے سے بولتی، وہی جو یہ ہے، آپ نہیں جانتی یہ میں بچی نہیں ہوں مصطفیٰ۔ اندلیب اس وقت سخت غصے میں تھی، سب سمجھتی ہوں تمہیں ایرم سے شادی نہیں کرنی تو مت کرو، لیکن اس طرح کسی پر تانا کشتی مت کرو، تمہیں زیب نہیں دیتا۔ کہتے ہوئے اندلیب کا لہجہ رون کیا تھا۔ آپی، ایم کے نے اندلیب کو صفائی دینی چاہی، لیکن اندلیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ مسٹر ایم کے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور بھول جائیں کہ اندلیب نام کی لڑکی نے آپ کا رشتہ کسی ایرم نام کی لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کو آپ کی زندگی مبارک، جیسے چاہیں اپنی زندگی میں شامل کرے، آج کے بعد اندلیب کبھی نہیں بولے گی۔ کہتے ہوئے اندلیب کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالو کی طرف بڑھے تھے، اور ایم کے نے روح موڑ کر ایک سخت گریز سے ایرم کو نوازا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ انگلی اٹھا کر اس کو جھڑکا تو ایک لمحے کو ایرم سہم کا پیچھے کی جانب ہٹی۔ مصطفیٰ، جاؤ یہاں سے۔ اس بار اندلیب نے بیچ میں آتے ہوئے مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ مصطفیٰ اپنا ہاتھ نیچے کرتا جبڑے بیچے وہاں سے باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ اندلیب نے ایرم کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اندلیب نے اس کے گال پر آئے ہوئے آنسو کو صاف کیا۔ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھی، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف پہنچی، میں معافی مانگتی ہوں اپنے بھائی کے ان الفاظ پر جن سے آپی، آپ پلیز معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں، بلکہ آپ نے بہت اچھا کیا جو آج آپ مجھے یہاں پر لے آئی، اور سب کچھ ہے۔ ایرم کا سر جھک گیا تھا، کہتے ہوئے اس کا لہجہ رون گیا تھا تو وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ ایک بات پوچھو پیاری لڑکی، اندلیب نے بہت ہی محبت سے کہا، اور ایرم نے اس بات میں سائے لایا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر یہ رشتہ نہیں ہوگا تو کیا تم مجھ سے تعلق نہیں رکھو گے؟ کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، بالکل اپنی بہنوں کی طرح۔ تو آپی، اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ جس طرح میرے لیے میری آپی ہے نا قصوہ آپی، آپ بھی ویسے ہی ہیں، مجھ سے بڑھیا ہیں، جیسے میں ان کی عزت کرتی ہوں نا، میں آپ کی بھی کرتی ہوں، ایرم نے بہت ہی پیار سے کہا، اور اندلیب نے جذبات میں آتے ہوئے ایرم کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا، لیکن دل ہی دل میں مصطفیٰ کے لیے سوچا ضرور کہ اس نے اپنے زم میں کتنا بڑا نقصان کیا تھا، ایک ہیرا ہی گنوا دیا۔ زمین کھودو یا آسمان پر جاؤ، مجھے میری پری گل واپس چاہیے۔ فرحان راجپور نے اپنے بڑے حال نما کمرے کو تہس نہس کر رہتا تھا جب سے پری گل غائب ہوئی تھی۔ وہ ایک پل کو بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ سے وہ ہر طرف پتہ لگا چکا تھا، لیکن فی الحال پری گل کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چودھری جہاں سے کچھ بھی ہو جائے اپنی بہن کو اغوا کبھی نہیں کرے گا، وہ بھی اس طریقے سے۔ وہ چھپ کر وار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ جو بھی کرتا تھا ڈنگے کی چوٹ پا کرتا تھا۔ آخر کو اتنا عرصہ دونوں کی دوستی رہی تھی، اتنا تو وہ چودھری جہانسیب کے بارے میں جانتا ہی تھا۔ اس کا سارا شک چودھری فراست اور چودھری دلاور پر ہی جا رہا تھا، کیونکہ انہی کی عزت کی دھجیاں اڑی تھی۔ بڑی پنچایت اور اس وقت وہ وہی بلبلا اٹھے تھے، انہوں نے ہی یہ چال چلی تھی، لیکن یقیناً اس کے اپنے بھی کوئی آدمی اس سازش میں شامل تھے جس کی وجہ سے اتنی سیکیورٹی کے باوجود بھی پری غائب ہوئے۔ سر، ہم ہر طرف پتہ لگا رہے ہیں، ہمیں صرف چھوٹا سا کلو چاہیے، اور آپ یقین رکھیں، آپ بھروسہ رکھیں، صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم مالکن کو ڈھونڈ لیں گے۔ بشیر نے فرحان راجپوت کو تسلی کروائی، لیکن فرحان راجپوت کو ایک منٹ کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پری گل نہیں بلکہ اس کے سانسوں کو اسے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب تک پری گل اپنے ماں باپ کے گھر پر تھی، اپنے بھائی کے پاس تو وہ حفاظت میں تھی، اور وہ ابھی تو یہاں پر آئے ہوئے 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ یہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ کیسا شور تھا، کیسا اس کا محافظ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو اس کی ناک کے نیچے سے اغوا کر لیا گیا اور وہ کچھ نہ کر پایا۔ اس سوچ کے آتے ہی فرحان کا جی چاہتا تھا کہ وہ خود کے ساتھ کچھ کر ڈالے، لیکن اس وقت اسے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ اسے چودھری فراست کے تمام اڈوں کا پتہ تھا۔ اس نے بشیر کے ساتھ اپنے چند آدمیوں کو لیے ہوئے چودھری فراست کے خفیہ فارم ہاؤس کی جانب جانے کا ارادہ باندھا۔ آج سرفراز نے وہ کام کر دیا جو برسوں پہلے نہیں کر سکا۔ وہ چودھری دلاور کی بہن کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چودھری دلاور کی بہن جو برسوں پہلے سرفراز کے نکاح میں لکھتی گئی تھی، ان کا نکاح بھی خفیہ تھا، اور جب اس راز کا چودھریوں کو پتہ چلا تو انہیں اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک چال چلی کہ سانپ ہی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انہوں نے نجمہ کو غائب کر دیا اور پھر یہ مشہور کر دیا کہ وہ مر چکی ہے، جبکہ اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ راز ہی رہ گیا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے پر
सरफराज शाह कभी कुछ ना कर सका, सिर्फ इसलिए कि उसे इतना पता चल रहा था कि नजमा जिंदा है, ये अफवाह है। और इस पर सरफराज ने खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि वो जानता था कि नजमा जिंदा है, लेकिन उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। वो 10 साल खामोशी की नजर हो गए थे। 10 साल गुजर जाने के बाद भी वो ये पता ना लगा सका उन्होंने नजमा को कहाँ पर कैद कर रखा है, लेकिन आज उसके एक करीबी साथी ने तमाम मालूमात उसे लाकर दी थी। 10 साल बाद वो पता लगवाने में कामयाब हो गई कि नजमा कहाँ है, और अब वो नजमा को वापस हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चौधरी फाजद की हवेली का रुख किया। उससे पहले ही अपने शक की वजह से वो काफी वक्त से वहां पर अपने कुछ आदमी को गश्त पर लगा चुका था, और वहां के 2 मुलाजिम को भी वो हड़ीच चुका था, जिसके जरिए वो नजमा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल करता रहा कि नजमा को हवेली के सबसे निचले तहखाने में बंद किया गया था और 10 साल से वहीं पर थी। ये सुनकर, ये जानकर सरफराज शेख बहुत ही सख्त दुखी हुए। उन्होंने अब तक सिर्फ नजमा की हालत चुप साध दी हुई थी, लेकिन अब जबकि उनका शक यकीन में बदल गया था कि नजमा वाकई जिंदा है, तो अब उसको बाजियाब करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बहन तस्लीम से बात की, जो उनके निकाह में भी शामिल थी और जानती थी कि सरफराज शेख ने 10 साल पहले नजमा से निकाह किया था और आज वो नजमा को वापस हासिल करना चाहते। तो उन्होंने तस्लीम बेगम का ही सहारा लिया। तस्लीम बेगम ने उनको अपने साथ का पूरा यकीन दिलाया, और वैसे भी उन्हें सरफराज अपने बच्चों की तरह अजीज था। सब बहन भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए तस्लीम बेगम की आंखों का तारा था, और उन्होंने उसके साथ इसी गाँव में जाने की हामी बाली थी जहाँ पर शायद उन्हें उनकी तबाही लेकर जा रहे थे। वो नहीं जानती थी कि वहां जाने के बाद उनके साथ क्या होने वाला था, वरना वो कभी भी इस गांव में कदम ना रखती। लेकिन इंसान क्या जाने के आने वाले वक्त में उसके साथ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है। वो तो बस अपने कर्म करता है, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। वो दोनों सरफराज के घर में चौधरियों की गाँव के जन्म रवाना हुए। इस सब के दौरान कस्बा ने उनके ताकत करते हुए सरफराज शेख के मतलब सब जानने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अभी भी सब कुछ ऐसा था जो छुपा हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी माँ को सरफराज मामू के साथ बाबा से छुप कर कहीं जाते देखा, तो खुद को रोक ना पाई और अपनी गाड़ी में उनका पीछा किया। शहर से गांव का रास्ता 2 घंटे का सफर रखते हुए कस्बा ने अपनी गाड़ी को उनके पीछे रखा। वो नहीं जानती थी कि वैसा क्यों काटिया, लेकिन उसे तजस्सुस था कि वो तजस्सुस जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी कि तस्लीम बेगम उसकी सगी माँ नहीं थी। तो वहीं पर दूसरी तरफ सरफराज शेख की अजीब सी सरगर्मियां थी जो उसकी आंखों के सामने आई थी। इतवार का दिन था। वो इस वक्त इन दोनों का पीछा करती, इस बात से अनजान कि आगे उसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश खड़ी हुई है।